वेलकम टू नजरिया द विजन। आज की बिजी अर्बन लाइफस्टाइल में कौन सी एंटी प्रॉब्लम सबसे ज्यादा कॉमन है? मतलब रोबोटिक सर्जरी के खिलाफ है आप। जुकाम बताते हैं कुछ कान से रिलेटेड है और नजला नाक से रिलेटेड है, ऐसा? स्नोरिंग देखिए प्राइमरीली ये इसका जो इलाज है 90% लोगों में अगर आपकी आवाज खराब हो गई जी। तो पहला काम आदमी हर इन जनरल है कि वो गरारा करना शुरू कर देता है। नहीं करना चाहिए। ईएनटी एक ऐसी स्पेशलिटी है जहाँ इसका असर बाकी पूरे बॉडी पर पड़ता है, जैसे कि ब्रेन हो गया, करीब है लंग्स, हार्ट, लंग्स। वॉइस पे हम लोग काम कर रहे हैं और सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी नया एडिशन जिसको हम लोग कहें वो है फेशियल प्लास्टिसिटी जी। दैट इज ऑल्सो कमिंग इनटू द डोमेन ऑफ ईएनटी। यहाँ से यहाँ तक जो है एयरवे कॉमन है कि नोज ब्लॉक होने से लंग्स तक क्या असर पहुंचता है। तो मतलब अस्थमा, ब्रोंकाइटिस वर्सन हो सकता है। कैसे एक आम आदमी कैसे समझेगी ये इलाम है? आइए सुनते हैं कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ कानों से नहीं दिल से महसूस कान, होती हैं। नाक, गला, तीनों का कनेक्शन क्या है? क्या एक सिस्टम बिगड़ने से दूसरा असर लेता है? देखिए कान, नाक, गला एनाटॉमिकली जिसको कहा जाए जिस्मानी तौर पे तो करीब करीब है नाक, कान हाँ। और गला वो जी। लेकिन फिजियोलॉजिकली भी रिलेटेड है। उनके फंक्शंस जो है फिजियोलॉजिकली भी रिलेटेड हैं। अब जैसे खाने का काम है, चूइंग, स्वलोइंग, वो तो काम मुंह का है जी। लेकिन जो खाने का फ्लेवर है वो थ्रू द नोज है। जो खुशबू आ रही है हाँ, उसके फ्लेवर्स आ रही है वो नोज। तो एक्चुअल खाने का जायका सिर्फ जबान से नहीं है। अगर नाक आपकी बंद है, जुकाम में नाक बंद हो जाएगी तो आपको खाने का जायका कम हो जाएगा। तो देयर इज अ फिजियोलॉजिकल रिलेशन। सिमिलरली कान भी अफेक्टेड है कि आपको जी। जुकाम हुआ है तो कान बंद हो जाता है, कान हाँ। से सुनने में भी तकलीफ होती है। तो ईयर, नोज एंड थ्रोट इसीलिए वो एक साथ रखे गए कि ऑल्दो एनाटॉमिकली वो करीब हैं लेकिन उनका फिजियोलॉजिकल रिलेशनशिप भी है। तो ये हमने सुना है कि नाक और कान, जैसे जुकाम और नज़ला, जुकाम बताते हैं कुछ कान से रिलेटेड है और नज़ला नाक से रिलेटेड है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ये एक मिथ है। अच्छा। ये एक मिथ है। जुकाम और नज़ला बेसिकली अफेक्ट करता है कान को ही। मैं कहता हूँ देयर इज अ फिजियोलॉजिकल रिलेशनशिप कि आपको जुकाम होगा तो एक ट्यूब होती है, यूसेशन ट्यूब कहलाती है, वो नाक के पीछे से कान को कनेक्ट करती है। तो जब जुकाम होगा तो वो ट्यूब का फंक्शन अफेक्टेड होता है। वो ट्यूब का फंक्शन अफेक्टेड होगा तो कान के सुनने में कान के पर्दे अंदर की तरफ रिट्रैक्ट होते हैं, चिपकते हैं, उसके अंदर पानी भरता है। तो वो सारी चीज़ें हैं। इसीलिए कह रहा हूँ कि ईयर, नोज और थ्रोट दे आर ऑल फिजियोलॉजिकली रिलेटेड। Correct है। एनाटॉमिकली तो है ही हैं लेकिन फिजियोलॉजिकली बहुत अच्छा Correct। रिलेशनशिप है। तो आज की बिजी अर्बन लाइफस्टाइल में कौन सी एंटी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा कॉमन है? मोस्ट कॉमन ईएनटी प्रॉब्लम आज की डेट में और आगे बढ़ने वाली है दैट इज नेजल एलर्जी या एलर्जिक राइनाइटिस जिसको हम कहते हैं। तो एलर्जी चेस्ट से रिलेटेड नहीं? देखिए एलर्जी को अगर आम जुबान में समझा जाए तो एलर्जी इज बेसिकली आपकी जो बॉडी की इम्यून रिस्पॉन्स है, आपकी जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसकी हाइपर रिएक्टिविटी है। उसको अगर एक मैं सिंपल एग्जांपल में आपको अगर उसमें समझाऊं कि जैसे कोई इंसान है उसको आप एक चुटकी काटिए तो वो उफ करके रह जाएगा। कुछ है कि चुटकी काटा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अरे मेरे जान निकल गई, ये हो गई। तो दिस इज हाइपर रिएक्टिविटी। तो सेम डिफेंस मैकेनिज्म आपके नाक में एक धूल का झोंका गया, एक नॉर्मल इंसान को एक छींक आएगी, दो छींक आएगी नॉर्मल, लेकिन जिसको एलर्जिक राइनाइटिस है, जिसको हाइपर रिएक्टिविटी है, वो 20 बार छींकेगा, 25 बार छींकेगा। तो ये आपका डिफेंस मैकेनिज्म ही है। लेकिन वहां पे वो दो छींक में खामोश हो गया, यहाँ पे वो है कि 20 छींक, 25 छींक ये कर रहा है। बहुत सारे लोग डस्ट में काम करते हैं। हाँ, तो ये बेसिकली डिफेंस मैकेनिज्म की एक हाइपर रिएक्टिविटी है। आने वाले दिनों में बिकॉज ऑफ सो मेनी थिंग्स, बाई पोल्यूशन, ये वो हर चीजें बढ़ रही हैं। तो ईएनटी प्रिवेंटिव केयर पॉसिबल है इसका, कि जब दर्द हद से बढ़ जाता है तभी आते हैं लोग? नहीं, ईएनटी के साथ एक परेशानी है। अब वो धीरे धीरे बिकॉज ऑफ एजुकेशन अवेयरनेस वो इम्प्रूव हो रही है। पहले लोग नहीं आते थे क्योंकि ईएनटी की प्रॉब्लम आदमी की जो लाइवलीहुड है ना, रोजगार पे इफेक्ट नहीं डालता है। भाई नाक बह रही है, कोई परेशानी नहीं, काम कर रहा है। कान बह रहा है, कोई परेशानी नहीं, काम कर रहा है आदमी। गला खराब है, बुखार है, आवाज चली गई है, बोल नहीं पा रहा है। मुंह का कैंसर हो गया है, जबड़े का कैंसर है लेकिन चल रहा है वो 10 साल 20 साल, वो छाला समझ करके लोग
क्योंकि उसका जो रोजगार है उसको अफेक्टेड नहीं। अगर किसी को ऑर्थोपेडिक हड्डी टूट जाए वो पहले दिन से बेकार हो गया। अपेंडिसाइटिस इतना शदीद दर्द होता है, बिस्तर पे लेट गया। देयर आर सो मेनी थिंग्स कि उसमें उसका डेली एक्टिविटी जो है वो हैम्पर ईएनटी की प्रॉब्लम में नहीं होती। इसलिए इनिशियली लोग इस चीज़ को बहुत तवज्जो नहीं देते थे, लेकिन अब बिकॉज ऑफ पेशेंट अवेयरनेस, एजुकेशन, और लोगों को ये भी समझ में आ रहा है कि ईएनटी इज नॉट डीलिंग विद मतलब प्रॉब्लम, इट्स डीलिंग विद स्पेशल सेंसेस। भाई हमारे पास सुनना, टेस्ट, स्मेल, ये जो तीनों इम्पोर्टेंट स्पेशल सेंसेस हैं वो हमारे पास हैं। एंड वॉइस, आवाज, तो वो अगर अफेक्ट होती है तो अब लोग इस चीज़ को तवज्जो देते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि इनकी रोज़मर्रा की उस पर अफेक्ट डाले, लेकिन लोग इसको अब तवज्जो देने लगे। ये मतलब क्या ईएनटी सिर्फ सर्जिकल फील्ड है या होलिस्टिक अप्रोच इसका है कुछ? नहीं, अब आज के दौर में एवरी मेडिकल फील्ड में मैं कहूँगा कि होलिस्टिक वो अप्रोच हो गई है, और होनी भी चाहिए। दोनों बातें ईएनटी के साथ ये है कि हाँ, आप ये कहें कि अच्छी खासी प्रॉब्लम्स हैं जो कि दवाओं से ठीक ही, तो एज अ फिजिशियन भी आप हैं। अब बिकॉज ऑफ द एडवेंट ऑफ गुड आर्मामेंटेरियम, अच्छे इक्विपमेंट्स, अच्छी ट्रेनिंग, गुड वो, तो सर्जिकल स्किल्स पहले भी थी, लेकिन नाउ इट हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट। तो सर्जरी भी है एक ऑप्शन। होलिस्टिक अप्रोच इसलिए क्योंकि हम लोग जो है कैंसर केयर को बहुत, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में मुंह के, जबड़े के, वॉइस के कैंसर पेशेंट्स की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो उनके लिए हमें प्रिवेंटिव, इमोशनल सपोर्ट, काउंसलिंग, मतलब पेशेंट तो पेशेंट, मरीज की काउंसलिंग। अब सपोज किसी मरीज की हमने घाटी का कैंसर हुआ, उसका लैरिंक्स निकाल लिया, लैरिंजेक्टमी कर दी, वॉइस चली जाती है, लेकिन वॉइस उस सर्जरी से पहले मरीज की काउंसलिंग करना कि हाँ आपकी आवाज तो चली जाएगी लेकिन आप रहेंगे, जिंदा रहेंगे, सारे काम करेंगे, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ रहेगी। एक हमारे क्लाइंट है, उनकी आवाज कॉर्ड निकाल दिया गया है, वो एक स्पीकर टाइप का लेके चलते हैं और यहाँ से वो बोलते हैं। इलेक्ट्रोलैरिंक्स है, वो नॉर्मल वॉइस प्रोड्यूस, मतलब वो लगाते हैं, उससे वॉइस होती है। बाकी क्योंकि वोकल कॉर्ड का काम है आवाज बनाना जी, जो स्पीच लफ्जों का काम है वो सारी जो मसल्स हैं, गले की, जबान, तालू, ये सब मिल करके एक जो होगा, तो वो उनकी ठीक है। तो एक हमने वॉइस प्रोड्यूसर लगा दिया यहाँ से, वो वॉइस प्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ के बजाय वो वॉइस वो प्रोड्यूस कर रही और वो बोल लेते हैं। तो सिंपल सेंटेंसेस में बात कर लेंगे, छोटे सेंटेंस में मुझे यहाँ जाना है, भूख लगी है। अच्छा, तो ईएनटी और एआई टेक्नोलॉजी, तो क्या मतलब नए इनोवेशन और भी आप देख रहे हैं? नहीं, मेडिकल फील्ड में तो अभी एआई का बहुत रोल होने जा रहा है जी। इन फील्ड ऑफ मेडिसिन पीपल आर एंटरिंग इनटू इट, लेकिन मेरा अपना इंडिविजुअल अपना मानना है, ये मेरा पर्सनल व्यू है, दिस इज नॉट अ साइंटिफिक व्यू, कि मेडिकल साइंस एक ऐसी फील्ड है जिसमें कि ह्यूमन कनेक्शन जो है ना वो बहुत जरूरी है। ह्यूमन इंटरप्रिटेशन, ह्यूमन कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप डेटा कलेक्ट करके और रिपोर्ट का इंटरप्रिटेशन होता है, मरीज की प्रॉब्लम्स का इंटरप्रिटेशन होता है। मतलब रोबोटिक्स सर्जरी के खिलाफ है? नहीं, रोबोटिक्स सर्जरी के खिलाफ नहीं, उसके एडवेंट है, लेकिन वो भी तो करता इंसान ही है, ऐसा नहीं। मैं उसका एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे चाइना में अभी एक उन्होंने हॉस्पिटल सेटअप बना दिया जिसमें कि ये है कि यू गो एंड सिट देयर, सिस्टम के सामने अपने अपनी सारी कंप्लेन बताई, उसने सुनी, उसने इंटरप्रेट की, उसने एक अपना सेट ऑफ बैटरी ऑफ टेस्ट बताए, आपने वो टेस्ट कराया दूसरे सेंटर पे जाकर के, उस पे जाकर के, और उस रिपोर्ट को वो इंटरप्रेट करके वो वहां पे प्रोबेबली मेडिसिन इज नॉट मैथमेटिक्स, जो उनका सिस्टम है वो, उससे आप भीड़ को तो कम कर सकते हैं, लेकिन जो आपने पहले सवाल किया ना, होलिस्टिक केयर, उस होलिस्टिक केयर में ह्यूमन टच जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंस है। तो प्रोबेबली बहुत ज्यादा मैकेनिकल इन्वॉल्वमेंट जो है वो नहीं हो पाएगा। मतलब इंटरवेंशन जरूरी होगा, वो जरूरी, मतलब मदद मिलेगी। हाँ, मदद लेना ठीक है, लेकिन पूरी तरह से पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं हो सकते जी, क्योंकि जो एक टच है ना, क्या मरीज का आपने सर पे हाथ रख करके फेर करके कोई बात कही या हाथ पकड़ करके बात की, जो अपनी वार्मथ आपने ट्रांसफर की जी, वो
थ्रू और द एक्सपीरियंसेस से रोबोट्स। आपने कुछ डायग्नोज किया हाँ, और इस तरह के लोग आए होंगे कभी, तो या वो जो इंटरप्रिटेशंस हैं वो एकदम एहसास की जरूरत है। तो क्या ईएनटी एक ऐसी स्पेशलिटी है जहाँ इसका असर बाकी पूरे बॉडी पर पड़ता है, जैसे कि ब्रेन हो गया, करीब है, लंग्स, हार्ट, लंग्स की बात आपने की, जैसे नहीं, ये देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम जो कि भाई उसका न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट है। पहले भी था, मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो डिजीज एक्सटेंड करती है। जैसे कान के बहने का होता है, तो जिसको हम लोग की क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं। क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया में एक परेशानी होती है कि इन हड्डियों में जब पस बनता है तो वो, चूंकि वो जो हड्डी की थिकनेस है जो ब्रेन को और कान को सेपरेट कर रही है, इट्स हार्डली 2 मिलीमीटर। ओहो जी, तो अगर वो बीमारी ऐसी होती है जिसके अंदर बोन इरोजन की प्रॉपर्टीज होती है, वो एब्सेस, हाँ, ब्रेन एब्सेस पहले होता था। फिर जैसे मैंने एलर्जी कहा, एलर्जिक राइनाइटिस, इट स्टार्ट्स विद नोज एंड देन इट कैन स्प्रेड इनटू द चेस्ट, वाइस वर्सा भी होता है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड हाँ, चेस्ट। क्योंकि ये इट्स अ कॉमन एयरवे, यहाँ से यहाँ तक जो है एयरवे कॉमन है। तो समटाइम्स इट स्टार्ट्स जो नाक से शुरू होती है और फेफड़े तक जाती है, और उल्टा भी हो सकता है कि एलर्जी स्टार्ट्स फेफड़े और फिर वो रिवर्स होकर के नाक में है, तो चेस्ट भी अफेक्टेड है। देन जो सबसे ज्यादा अफेक्ट कर रहा है न्यूरोलॉजिकल अफेक्शन में, आप कहें कि वर्टाइगो, जो चक्कर है, वो एक बड़ी वजह है। जो आपने बताया 2 मिलीमीटर Area, डिफरेंस है। कुछ ट्यूमर्स हैं जो नसों के ट्यूमर्स हैं, जो कि हैं तो जो हियरिंग की नर्व है उसका ट्यूमर होता है, लेकिन वो स्टार्ट होता है कान की हड्डी से और अंदर ब्रेन में चला जाता है, तो ये सब इफेक्ट होता है। प्लस कैंसर्स एक ऐसे हैं कि जो तो लेटर ऑन पूरी बॉडी में spread बढ़ने का करते नाम ही हैं। कैंसर है। हाँ, तो वो जब स्प्रेड करता है तो वो पूरी बॉडी में ही स्प्रेड करता है, तो एज सच है तो सबसे ज्यादा ब्रेन पर असर हो सकता है, इसका मतलब इसका। यस, प्लस अभी जो बहुत सारे ट्यूमर्स हैं और साइनोसाइटिस पर से, जिसको हम लोग हमारी टर्म में, एक साइनोसाइटिस जो आम लफ्ज में कही जाती है वो नहीं, जो हमारे टर्म में जो साइनोसाइटिस है, स्पेशली फंगल साइनोसाइटिस, जी, फंगल साइनोसाइटिस, वो पूरा इरोड करके ब्रेन में जाती है। स्टार्ट होती है यहाँ से नाक से और ब्रेन तक चली जाती है। नाक के बहुत सारे ट्यूमर्स हैं जो ब्रेन तक जाते हैं। तो कैसे एक आम आदमी कैसे समझेगी ये अलार्म है? अलार्म देखिए ये है कि ब्रेन के पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, ईएनटी की प्रॉब्लम्स वही मैं कर रहा हूँ कि जो अवेयरनेस बढ़ी उसकी वजह से मरीज अब आने लगे। पहले वही कान बहरा होता था, जब आते थे तो पता चला ब्रेन एक्सेस हो चुका, तब आते थे। तो मेरा ये है कि अगर कोई भी परेशानी, तकलीफ आपकी ज्यादा दिन तक बनी हुई, जैसे कान बह रहा है, एक बार बाहर ठीक है, लेकिन अगर वो 2-3 बार बह रहा है तो आप कंसल्ट करें कि वो एक डायग्नोसिस या एक या दूसरे चक्कर में ये चीज क्लियर हो जाएगी कि ये सेफ टाइप ऑफ डिजीज है या अनसेफ टाइप ऑफ डिजीज है। तो अगर सेफ टाइप ऑफ डिजीज है, दवाओं से या सर्जरी से ठीक है। अनसेफ में तो प्योर है कि सर्जरी करनी ही पड़ेगी, लेकिन करवा लीजिए, उसको पेंडिंग में नहीं डालिए। सिमिलरली साइनोसाइटिस में कि अगर सिर्फ जुकाम और है, आपको नाक बंद हो रही है, लेकिन साथ में अगर ब्लीडिंग होने लगी, नाक से खून आ रहा है, या बदबू होने लगी, या स्मेल अफेक्टेड है, उससे ज्यादा अगर विजन पे इफेक्ट आने लगा कि जुकाम हुआ है लेकिन समथिंग कुछ आपको लग रहा है कि मेरी विजन अफेक्ट हो रही है, क्योंकि नाक की बीमारी आंखों में भी ट्रैवल कर रही है, तो विजन अफेक्टेड है, और तो फौरन मतलब यू शुड कंसल्ट। कोई भी प्रॉब्लम ईएनटी की अगर लंबे दौर तक चल रही है, कि आपको लगा कि ये जुकाम ही हुआ है लेकिन ये 3 हफ्ते से ज्यादा हो गया, 4 हफ्ते, तो देन यू शुड। अच्छा, बेसिकली ईएनटी का जुरिसडिक्शन कहाँ से शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है? ईएनटी पहले देखिए, ये ईएनटी वाज सिर्फ कान नाक, मतलब कान नाक गला, बस यही मुंह तक, गले भी नहीं, मुंह तक ही लिमिटेड था, ओरल कैविटी पर से जिसको कहा जाए। नाउ द लिमिट है, जो हम लोग की लिमिट है वो हम लोग कहते हैं ड्यूरा से प्ल्यूरा। ड्यूरा मतलब जो ब्रेन की आउटर लेयरिंग है वहां ड्यूरा, से प्ल्यूरा जो लंग की आउटर कवरिंग है वो लिमिट है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से शुरू हो रहा है वो आपका है जुरिसडिक्शन, और जहां लंग शुरू हो रहा है उस पार्ट का जो मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो आपका नहीं है। लेकिन अभी ईएनटी में वही हम बताइए, ईएनटी है एडवांस, पहले ईयर नोज थ्रोट था, अब इसमें फील्ड आ गई है हिडन नेक कैंसर। ईएनटी में पहले ईयर कहा जाता था कि ईयर सर्जरी, अब ईयर हैज एक्सटेंडेड टू लैटरल स्कल बेस, कि हम यहाँ से जो स्कल का बेस है उसका लैटरल पार्ट जो है, तो लैटरल स्कल बेस हो गया। राइनोलॉजी नोज का था,
लेकिन अब हम एंटीरियर स्कल बेस पूरा ऑपरेट करते हैं। अब यहाँ से हम नाक के थ्रू हाँ, जो heads के ब्रेन पास। के नीचे के जितने भी ट्यूमर्स हैं वो हम थ्रू द नोज निकालते हैं, क्योंकि पहले न्यूरोसर्जरी वाले उसको खोल करके करना था। अब ये बिकॉज ऑफ द एडवेंट ऑफ टेक्निक्स एंडोस्कोप्स आप नाक के थ्रू जाकर के पूरा एंटीरियर स्कल बेस वहां से ट्यूमर्स नाक के निकाल रहे हैं। देन पूरा हेड एंड नेक कैंसर हमारे पास आ गया है, वो है। लैरिंग्स तो था ही, वॉइस अपने आप में एक अलग प्रॉब्लम हो गई, वॉइस सर्जरी एक अलग सब स्पेशलिटी बन रही है, वॉइस पे हम लोग काम कर रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी नया एडिशन जिसको हम लोग कहें वो है फेशियल प्लास्टिक्स, जो अच्छा, हाँ, फेशियल प्लास्टिक्स स्पेशली, जी, दैट इज आल्सो कमिंग इनटू द डोमेन ऑफ ईएनटी, फेशियल प्लास्टिक सर्जरी जिसको कहा जाता है। तो फेशियल प्लास्टिक्स ब्लेफरोप्लास्टी है, फेस हाँ। वो है, लिप नोज का है, है। नोज है, राइनोप्लास्टी है, कॉस्मेटिक राइनोप्लास्टी है। ओके। तो ये सारी चीजें अब हमारी डोमेन में। तो आपने बताया कि नोज ब्लॉक होने से लंग्स तक क्या असर पहुंचता है, तो मतलब अस्थमा ब्रोंकाइटिस वर्सन हो सकता है। हाँ, जब एलर्जिक राइनाइटिस का एपिसोड, एक्यूट एपिसोड पड़ेगा तो ये वर्सन हो, क्योंकि एक चीज तो आपके ऑलरेडी इफेक्टेड है, नैरोड है, लेकिन आपको जुकाम होगा तो जो नाक जो काम कर रहा है पैसेज का एयरवे वो और कम जा रही है, तो इट विल। गला और थायराइड, इसके बीच कोई रिलेशन है क्या? गला दर्द या स्वेलिंग हार्मोनल इम्बैलेंस का सिग्नल हो सकता है? नहीं, थ्रोट पेन इज नॉट एट ऑल। थ्रोट पेन थायराइड ग्रोथ में बहुत लेट है, बहुत लेट होता है। जब थायराइड ग्लैंड बहुत बड़ा हो जाए, वो उसके ऊपर प्रेशर डालने लगे, हाँ। या फिर वो कैंसर है और जो अंदर की तरफ बढ़ रहा है, थायराइड मैलिग्नेंसी या थायराइड ट्यूमर है जो अंदर की तरफ बढ़ रहा है, तब पेन। अदरवाइज थायराइड स्वेलिंग में पेन इट्स अ वेरी लेट थिंग। मतलब अगर गले में दर्द हो रहा है तो ये मेन है कि गले में सूजन आ रही है, जो गांठ आ रही है, तब आप समझे कि हाँ यू शुड कंसल्ट। तो मतलब ये हार्मोनल जो इम्बैलेंस है इसका सिग्नल नहीं है। पेन इज नॉट अ सिग्नल। वेट गेन, वेट लॉस या हीट इंटॉलरेंस, कोल्ड इंटॉलरेंस, गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है, ठंडी बहुत लग रही है, एक्सेसिव स्वेटिंग, भूख, अचानक गर्मी लगना, अचानक ठंड लगना, नहीं अचानक नहीं होता है। ये ये आपको रहेगा। हाथ पाम जो है वो गीले रहेंगे जी, हाइपोथायरॉयडिज्म होगा तो पाम गीले रहेंगे, आपको हीट इंटॉलरेंस होगी, आपका वेट लॉस होगा, हाइपोथायरॉयडिज्म होगा, आपका वेट गेन होगा, और ये सारी चीजें। अच्छा, सोते वक्त खराटे, तो क्या इसका मतलब डीप ईएनटी और हार्ट ये दिस इज अ वेरी, मतलब जिसको कहा जाए कि स्लीप एपनिया, जो हम लोग की टर्म में स्नोरिंग एंड स्लीप एपनिया जिसको हम कह रहे हैं, वो एक इंडिया में एटलीस्ट इन दिस डेवलपिंग वर्ल्ड इट इज स्प्रेडिंग लाइक एन एपिडेमिक। ओके, एक बहुत बड़ा एपिडेमिक है ये जी। और इसको लोग बहुत जिसको कहा जाए ना हल्के मामूली तौर पे लेते हैं, लेकिन अगर हम इसको मैं एक आम उसमें समझाऊं तो स्नोरिंग का एक पैटर्न होता है कि आदमी खराटे लेता है, ऊपर जाती जाती फिर आवाज थोड़ी देर के लिए रुकती है और फिर वो कुछ देर का पॉज होता है, फ्यू सेकंड्स वो बढ़ता जाता है डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी, और फिर से वो खराटे लेना शुरू होता है। तो जिस वक्त आदमी खराटे ले रहा होता है उस वक्त उसकी ब्रीदिंग चल रही होती है, लेकिन जब वो पॉज होता है तब उसकी सांस रुक जाती है, एक्चुअली रुक जाती है, तब वो सांस नहीं ले रहा होता, तभी वो आवाज बंद है वो। तो जब ये इंटेंसिटी बढ़ती है और ये ड्यूरेशन बढ़ते हैं, तो जिसको हम लोग अपने मेडिकल टर्म में कहते हैं माइक्रो हाइपोक्सिया हो रहा है। भाई ऑक्सीजन कमी, जब आपने सांस नहीं ली तो जिस्म में ऑक्सीजन की कमी होगी, वो माइक्रो हाइपोक्सिया आपके बॉडी के सभी ऑर्गन्स राइट फ्रॉम द ब्रेन, लंग्स, हार्ट, किडनी, लिवर, पैनक्रियास, सबको अफेक्ट कर रहा है। मतलब आप रोज अगर रात में सो रहे हैं और आपने 8 घंटे की स्लीप ली और हर घंटे में आपको मतलब सांस रुक रही है, आप 1 मिनट में 18 बार सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है इससे, तो आप रात भर आप कितनी चोट पहुंचा रहे हैं अपने जिस्म को, अपने बॉडी जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं उनको। और इसी का एक डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट कोरिलेशन कि ये जिसको है स्लीप एपनिया उसको हाइपरटेंशन, कार्डियक प्रॉब्लम्स, लिवर जीआई प्रॉब्लम्स, रीनल फेलियर के चांसेस, इरिटेबिलिटी, ब्रेन चुकी है, मेमोरी लॉस, इरिटेबिलिटी, एंजाइटी, डिप्रेशन, देयर आर सो मेनी थिंग्स
इट्स मतलब एक पूरा वो है। हाँ पूरा सब कुछ कवर कर लिया इसने। तो इसके लिए क्या करें स्नोरिंग के लिए? स्नोरिंग देखिए प्राइमरीली ये इसका जो इलाज है 90% लोगों में सिर्फ वजन बढ़ना, वेट। वजन बढ़ता है आमतौर से तभी होती है स्नोरिंग। 90% केसेस में वेट लॉस अगर आदमी कर ले, जी। जो उसका लंबाई या हाँ, हाइट हाँ, के हिसाब से जो एडिक्वेट BMI जो है। बीएमआई के हिसाब से जो बॉडी वेट है, अगर उसने वेट रिडक्शन कर लिया तो 90% केसेस में ये सुधार हो जाता है। अच्छा तीनों में नाक कान गला सबसे कॉम्प्लेक्स क्या है? कॉम्प्लेक्स पूरी ईयर नोज थ्रोट के साथ कॉम्प्लेक्सिटी दोनों चीजें हैं। एनाटॉमिकली भी बहुत कॉम्प्लेक्स है, तीनों चीजें complex तीनों हैं। एनाटॉमी भी बहुत कॉम्प्लेक्स, बट ईयर की एनाटॉमी अपने आप में इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। नोज जब विद द एडवेंट ऑफ जब से ये हमारी एंडोस्कोपिक सर्जरीज आई हैं, पहले जब ओपन होता तो हर चीज दिखती थी, लेकिन बिकॉज ऑफ द एडवेंट ऑफ एंडोस्कोपिक एनाटॉमी इज क्रिटिकल, क्योंकि हम सारे क्रिटिकल एरिया से ही डील कर रहे हैं। करेक्ट करेक्ट। यहाँ से हम जब जी, नोज जी, से जी। कर रहे हैं तो पहले तो आंखों को बचाना, देन यू हैव टू सेव द ब्रेन, कि आप उसके अंदर ऐसा ना करें कि आंख इंजर्ड हो जाए और ब्रेन और नेक की सर्जरी तो अपने आप में भाई ऑल द ग्रेट वेसल्स गला है। गोइंग थ्रू इट। तो एनाटॉमिकली तो ये वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एरिया है, इसमें देयर इज नो इफ एंड बट। तो कोई कुछ तीन चीजें अगर कहा जाए आपसे कि पेशेंट जो उसको गलत समझता है हमेशा। पेशेंट गलत जो समझ रहा है, पहली चीज जो मोस्ट कॉमनली है कि अगर आपकी आवाज खराब हो गई जी। तो पहला काम आदमी हर इन जनरल है कि वो गरारा करना शुरू कर देता है। नहीं करना चाहिए, गरारा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं। सिंपल सी चीज है कि आप अगर आवाज खराब है तो बोलने की नस में सूजन है, और आप जब गरारा करते हैं तो मुंह में बाल लेके आ कर रहे हैं, जब आ कर रहे हैं तो आप वोकल कॉर्ड को स्ट्रेन कर रहे हैं। यस। तो जब स्ट्रेन कर रहे हैं तो उसकी सूजन कैसे कम होगी? और उसमें कुछ मतलब वो प्रेशर भी आ सकता है। हाँ, तो जब आवाज खराब हो तो गरारा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सिंपल इज सादे पानी की भाप लें, स्टीम लें, दैट इज बेटर। भाप जाएगी तो वो सूद करेगी, शिकायत करेगी जी। और दूसरा मिसकंसेप्शन है कि नाक से जो खून आता है ब्लीडिंग, वो दिमाग का खून आ रहा है, आता है बट इट्स अ वेरी रेयर कंडीशन। जब स्ट्रोक है सर, अमूमन नाक से ब्लीडिंग मतलब नाक का ही खून आ रहा है। ओके, कहीं पर नाक में ही कोई देयर इज सम इशू इन द नोज जिसकी वजह से ये खून आ रहा है, तो वो जो है ना, जो एंजाइटी पैदा करता है कि बार बार दिमाग का खून आ रहा है, दिमाग का खून आ रहा है, तो वो एंजाइटी जो पैदा करता है, वो उस एंजाइटी को कम करने के लिए इस मिसकंसेप्शन को दूर करना चाहिए। और तीसरा मिसकंसेप्शन है कान बड्स को साफ, जो लोगों को क्या करें उसके लिए? नहीं करना चाहिए। वाई आई एम सेइंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि नेचर में कान के अंदर ही, दैट्स द ओनली प्लेस कान के अंदर जहाँ पे स्किन का माइग्रेशन होता है। स्किन जो है अंदर से बाहर जस्ट लाइक अ कन्वेयर बेल्ट मूव करता है। अच्छा आउटर साइड, अंदर से बाहर मूव करता है, और वो रेट है जिस रेट से आपका नाखून, तो अगर कोई भी फंसा है तो वो बाहर आएगा, वो अपने आप बाहर आएगा। आप जो ईयरबड से जितना उसको साफ करेंगे, वो आप उस नेचुरल मैकेनिज्म को जो ना हैम्पर करते हैं, और प्लस उस लेवल तक पुश कर देते हैं जहां से फिर वो कन्वेयर बेल्ट उठा नहीं पाती जो काम करते। तो अगर आप कुछ ना करें, हर चीज बाहर अपने आप आएगी। जो बस आप बाहर से खुजली कर लीजिए कुछ, अच्छा ठीक है, लेकिन अंदर डाल करके कुछ भी कर। आपने बताया था कि अंदर अगर आप करना ही है तो कुछ मॉइस्चराइजर लेके बस कर लें वो, और उसकी लिमिट वही है कि जो आपके बड्स की जो टिप होती है ना, कोशिश करिए बस वही उतना जाए, दैट्स ऑल। उससे ज्यादा नहीं, जितने पे कॉटन लगा वो लोग उसके बाद भी अंदर पुश कर लेते हैं। ज्यादा अंदर से काटता। अच्छा, डॉक्टर या टीचर, कौन सा रोल आपको ज्यादा खुश हैं आप किस रोल में? ये तो एज अ टीचर में ज्यादा खुश है, ज्यादा मजा आता है आपको टीचिंग करने में। अच्छा, एक आवाज जिसे सुनकर दिल खुश हो जाता है, मेरी आवाज के अलावा किसी कोई आवाज? मतलब पुराने गानों में तो सभी को सुन सकता हूँ। अच्छा, लेकिन मतलब ये बहुत कम लोग कहते होंगे, लेकिन सुमन कल्याणपुर एंड लता मंगेशकर। ओके, लता मंगेशकर तो बहुत लोग कहते हैं, सुमन कल्याण कहते हैं, कम लोग जानते भी हैं। एनटी का सबसे अंडररेटेड पार्ट क्या है? अंडररेटेड तो ऐसी तो कोई चीज मुझे जहन में नहीं आ रही कि जिसको मैं अंडररेटेड कहूँ।
अंडररेटेड का मतलब ये हुआ कि जो पेशेंट उसको अंडररेट करता है कि अगर कान में कुछ तकलीफ है, अरे ये तो नॉर्मल है, नाक में कुछ है तो नॉर्मल है, अरे गले में हो रहा है, अरे ठीक हो जाएगा, मतलब ये अंडररेटेड हुआ ना। अंडररेटेड मैं कहूंगा मुंह के छाले स्पेशली। हाँ बहुत कॉमन है। अगर कोई Acidity की वजह से होता मुंह होगा। में जबान में नहीं, मुंह में छाला या जबान में छाला जी या गालों में कुछ भी हो रहा है जो कि 2 हफ्ते से ज्यादा खींच रहा है, जी प्लीज डू कंसल्ट अ डॉक्टर, क्योंकि वही छाला आपकी नजर में छाला होगा लेकिन जो डॉक्टर देखेगा हो सकता है कि वो अगली पार्ट ऑफ द कैंसर हो जो कि एकदम प्योरली 100% ट्रीटेबल। अच्छा, में लोग जो छाले में एसिडिटी समझते हैं और कुछ स्पेसिफिक दवाएं हैं, वो दवाएं ले लेते हैं या एसिडिटी समझ के ही करते हैं। ऐसा नहीं, एसिडिटी की वजह से नहीं है, आउटकम इसका है नहीं है। देखिए जी। छाले बहुत तरीके के हैं। छाले सिंपल आपका जो जिसको कहते हैं पेट खराब होने से बेसिकली होता क्या है कि विटामिन्स का मैल अब्जॉर्प्शन हो जाता है, हाइपोविटामिनोसिस से भी छाले हो जाते हैं। कुछ छाले ऐसे हैं जो स्ट्रेस इंड्यूस्ड हैं। सिंपल अगर आपको स्ट्रेस, एग्जाम का स्ट्रेस हो रहा है, काम का स्ट्रेस हो रहा है, तब छाले हो जाते हैं। स्ट्रेस अल्सर दे आर मोस्ट कॉमनली स्ट्रेस इंड्यूस्ड है। कुछ हैं जो आपके जो डेंटिशन जो दांत तेज हो गए हैं या घिस गए हैं उनके ट्रॉमा से ट्रॉमेटिक होते हैं। लेकिन उन छालों को भी मेरा ये कहना है कि जो 2 हफ्ते या 3 हफ्ते से ज्यादा लंबे खिंच गए उसको आप नजरअंदाज मत करिए, उसको कंसर्न करिए, क्योंकि लोग ये सोच रहे कि हाँ मैं तो जी पान नहीं खाता और छालिया नहीं खाता और ये भी नहीं खाता। दैट डजंट मीन कि आप उसको ओवरलुक करें, उसको प्रॉपरली कंसल्ट करें। और क्योंकि हमारे वहाँ ये इस बेल्ट में जो है बहुत ज्यादा है वो लापरवाही इस बारे में। ओके अच्छा, ये बात हुई थी अभी कि स्मेल के अलावा नाक से उसकी जो फ्लेवर, उसका जो फ्रेग्रेंस है हो जाता है। एक मेरा फ्रेंड था बहुत बचपन का, उसे सुनाई नहीं देता था बचपन से ही। तो गटर में उसको खड़ा कर दीजिए या खुशबू की दुकान में खड़ा कर दीजिए, कोई फर्क नहीं। ये क्या है? अच्छा, उससे स्मेल ही नहीं है, बिल्कुल स्मेल ही नहीं। नहीं। एनोस्मिया वही मैं कह रहा हूँ कि हम लोग जो स्पेशल सेंसेस से डील कर रहे हैं जी तो हमारे स्पेशल सेंसेस में टेस्ट, स्मेल, हियरिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, न्यूरोलॉजिकल, ये सभी चीजें हैं जो नसों से कंट्रोल है, नर्व्स जो ब्रेन से नर्व्स कनेक्टेड है। कुछ सिंपल वायरल इन्फेक्शंस जो होते हैं ना वो बहुत कॉमनली इफेक्ट करते हैं, जो सिंपल जुकाम वाले वायरस हैं जो इन नर्व्स पे इफेक्ट करते हैं। और वंस दीज नर्व्स गेट डैमेज्ड इनको रिवाइव नहीं किया जा सकता, जो मोस्ट कॉमनली। तो अच्छा, खुशबू और ये है कि आदमी कुछ दिन तो वो जुकाम का पीरियड रहा कि हाँ नहीं आ रही है, और फिर वो अगर वो डैमेज हो गई, olfactory नर्व्स डैमेज हो गई तो फिर डैमेज बचपन में कुछ हुआ होगा। हाँ, तो फिर उसको रिवाइव नहीं कर। सिमिलरली सुनने की भी नस का है कि अगर आपको लगा कि मेरा एक कान सडनली बंद हो गया, अचानक आप सो के उठे और आपको लगा, स्पाइन से भी तो होता है। नहीं, स्पाइन से नहीं, अगर वो अफेक्टेड है तो फौरन कंसल्ट करें कि दिस इज एन, जिसको हम लोग कहें मेडिकल इमरजेंसी, इट्स अ मेडिकल इमरजेंसी। कि वो डॉक्टर को दिखाएं और हियरिंग का टेस्ट कराएं। वो ऑडियोग्राम जो है वो बता देता है कि नर्व कितनी इफेक्टेड है, और उसका इलाज जैसे हार्ट अटैक के बारे में कहा जाता है कि हाफ एन आवर इज द गोल्डन पीरियड, इसमें 6 घंटे इज द गोल्डन पीरियड। ओह माय गॉड। ओके तो 6 आवर्स इज द गोल्डन पीरियड। आप पहुंच जाएंगे और दवाइयां चलेंगी, इंजेक्शंस चलेंगे तो चांसेस हैं रिवाइवल के। अदरवाइज वंस दैट न्यूरल टिश्यू गेट्स डैमेज, फिर परमानेंटली डैमेज। हाँ, फिर आपको जो स्मेल का तो हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है, लेकिन हियरिंग के लिए, हाँ, हियरिंग के लिए अब अल्टरनेटिव्स आ गए। चलिए, थैंक यू सो मच आपका वक्त देने के लिए। फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नए नजरिए के साथ। तब तक ख्याल रखिए।